सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत-ए-हाल से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जहां आज हमने कारोबार के आगाज़ में बड़ी मुस्बत पेशरफ देखी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट नीचे की तरफ गई और मजमूई तौर पर 589 पॉइंट्स की आज कमी हुई, जिसके बाद 77,980 पर आज ये इंडेक्स क्लोज हुआ है। किस तरह से आज दिन भर ये सूरत-ए-हाल रही, मज़ीद डिटेल्स जानेंगे हम। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफ़ील अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे। कफ़ील से भी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे मार्केट 61 पॉइंट्स के इजाफा एक मौके पर हमने देखा था। मार्केट पॉजिटिव जोन में थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजरा तो हमने को भी फिर नेगेटिव जोन में जाते देखा और पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव की कैफियत मार्केट में बरकरार है, लेकिन मजमूई तौर पर अभी भी इंडेक्स 78,000 के आसपास मौजूद है, जो कि ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छी खबर है। और जो नई इन्वेस्टमेंट इस वक्त मार्केट में आने के लिए इस वक्त तैयार है, उसके लिए भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स और तमाम के तमाम जो मुस्बत साइंस हैं इकॉनमी के, वो इस वक्त मौजूद हैं, ताकि नए इन्वेस्टर्स आएँ और इस वक्त मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें, चूँकि मार्केट इस वक्त ग्रो कर रही है। पिछले चंद माह में हमने 56, 57, 58 हज़ार की सतह से 20,000 का मजमूई एक इंडेक्स में एक पेशरफ्त और ग्रोथ देखी है, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है। और स्टॉक मार्केट ने पिछले चंद माह में बड़ा ज़बरदस्त और बेहतर परफॉर्म किया है। अब देखेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से परफॉर्म करेगा। जो पाकिस्तान की इकॉनमी के बड़े मसाइल हैं, उनमें से एक है पाकिस्तान में सरमायाकारी का ना आना। हम स्टॉक मार्केट में तो बड़ी सरमायाकारी होते देख रहे हैं, लेकिन दीगर सेक्टर्स में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हो पा रही है। हुकूमत की कोशिश है किसी तरह उसको बढ़ाया जा सके, लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रही है? चूँकि बड़े मनफी प्रेसिडेंट्स और मिसालें हम कायम करते चले जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह टेलीनॉर, जो कि एक बड़ी सेलुलर कंपनी थी, जो कि दूसरी सेलुलर कंपनी थी पाकिस्तान में सर्विसेज के एतबार से, उसकी जो इन्वेस्टमेंट पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में थी वो $3 अरब से भी ज़ायद थी। 2004 में ये कंपनी पाकिस्तान आई और उसके बाद इसने बड़ी तेज़ी के साथ इन्वेस्टमेंट की और फिर पिछले दिनों हमने देखा कि ये कंपनी पाकिस्तान से वापस जाने की तैयारियां करने लगी। फिर PTCL ने इसको ख़रीदा। अब PTCL का जो एक बुनियादी स्ट्रक्चर है वो किस तरह से, ज़रा उसकी भी चंद फिगर्स आपके सामने रखते हैं। अब ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज लिमिटेड की जो मिल्कियत है वो 62% इस वक्त हुकूमत के पास है, यानी ये इसको आप सेमी प्राइवेट इदारा कह रहे हैं, चूँकि इसके जो 12% शेयर्स हैं वो आवाम की मिल्कियत हैं और फिर 26% इत्तसलात की मलकियत हैं, जो कि इसमें एक मेजर शेयर होल्डर है। लेकिन जब ख़रीदने का मौका आया टेलीनॉर को, तो इसमें जो 26% की शेयर होल्डर है इत्तसलात, उसने अपना कोई रोल प्ले नहीं किया और एक पैसा भी उसने खर्च नहीं किया और तमाम की तमाम पेमेंट जो कि 108 अरब रुपए बनती है, जो कि एक बड़ा मुआहदा है $38 करोड़ का, तो वो पूरा का पूरा बोझ जो पड़ा वो PTCL पर ही पड़ा। और टेलीनॉर के जाने से जो पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, ना सिर्फ वो गई बल्कि जो नए इन्वेस्टर्स आने वाले थे उन पर कितना ख़राब इंप्रेशन क्रिएट हुआ है। इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर इज़हार हुसैन साहब, डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दाऊद इंजीनियरिंग के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इज़हार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब यहाँ हम इस वक्त हमारी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि बड़े बड़े फ़ॉरेन सरमायाकार यहाँ पर आएँ, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। हम इसमें बड़ा लैग कर रहे हैं, हमें छोटे छोटे डॉलर्स के प्रोग्राम्स के लिए जाना पड़ता है IMF के पास, बड़ी बड़ी कड़ी शराइत उसकी होती हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि हमारे इधर बड़ी कंपनीज जो कि अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेकर आई और मज़ीद इसको बढ़ा सकती हैं, उन्हें मजबूरन पाकिस्तान से जाना पड़ रहा है। टेलीनॉर इसकी एक बड़ी मिसाल है और ये इस केस की जो ओवरऑल जो तफसीलात हैं वो हम आने वाले दिनों में भी आपके सामने मज़ीद फिगर्स के साथ रखते रहेंगे कि क्यों आखिर इत्तसलात ने इसमें अपना रोल प्ले नहीं किया और सारे फ़वाइद हासिल करती रही शेयर होल्डिंग के इत्तसलात, लेकिन बाद में इस डील का पूरा बोझ PTCL को खुद ही बर्दाश्त करना पड़ा। तो डॉक्टर इज़हार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जिस तरह टेलीनॉर पाकिस्तान से गया, $3 अरब की उनकी सरमायाकारी थी, जो कि मज़ीद भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती थी, बजाय इसके कि हम उनको इंगेज करते, हम कोशिश करते इस बारे में कि ऐसी मज़ीद कंपनीज पाकिस्तान में आएँ और इन्वेस्ट करें। एक बड़ी कंपनी यहाँ से चली गई, तो ये किस तरह का प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेट किया है? आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फिर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं? अस्सलाम जहांगीर, थैंक यू। तो आपने मुझे लाइन पे लिया। एक्चुअली अगर आप इस चीज़ को जिसे कहते हैं कि एक ब्रॉडर पिक्चर के अंदर देखें, तो हमारे पास अभी जो मसले जो है ना वो काफ़ी अरसे से हमारे साथ जो है वो चल रहे हैं। एक तो ये है कि हमारे पास जो रेगुलेशंस है उसको कहा जाता है कि वो ओवर रेगुलेशन। जो सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी हाई होते चले जा रहे हैं और जो हमारी एनर्जी प्राइसेस हैं आपको पता है कि वो पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके साथ साथ ज़्यादा वो आप ये देखिएगा कि जो पाबंदियाँ लगती हैं, जो क्या कहते हैं इंटरनेट की जो बंदिश है,
इसकी वजह से जो इन मोबाइल कंपनीज हैं या जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। दूसरी जो मैं इस चीज़ के अंदर आपको कहूँगा वो ये कहूँगा कि हमारे यहाँ जो रेगुलेटर्स हैं वो आपको पता होगा कि पॉलिटिकल सिनेरियोज के अंदर भी और नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो वही हैं जो काफ़ी अरसे से इस एरिया के अंदर मौजूद। मतलब ये कि कोई नई जो जनरेशन है या नए जो सोच करने वाले हैं वो नहीं है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का भी इलेक्शन है, उसके अंदर भी जो लोग हैं वो जिसे कहते हैं कि डिफरेंट पैनल्स के साथ सेम वही लोग जो है ना वो दोबारा आ रहे हैं और चेंज के नाम पे आते हैं लेकिन चेंज कोई होता नहीं। ये हमारे यहाँ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आगे आप समझते हैं कि आगे हमारे मुल्क को आगे ले जाने के लिए या चीज़ों के लिए जाने के लिए रुकावट होती है। ठीक है। अब डॉक्टर साहब ये ज़रा आप देखेंगे ये हम अपनी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको कैसे कर्ज में तब्दील कर रहे हैं। ज़रा थोड़े से मैं फिगर्स आपके सामने रखता हूँ। ये पीटीसीएल को 2022 में 10 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। 2023 में ये नुकसान 15.5 अरब रुपए तक पहुंच गया। अब ये एक ऐसी कंपनी जो पहले ही खसारे में, वो अब एक ऐसी कंपनी खरीदने जा रही है जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर बेस कर रही थी और उसके लिए अब पीटीसीएल आप देखें कि कर्जे ले रहा है। $400 मिलियन का कर्ज वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से ले रहा है। फिर ये मजीद $500 मिलियन का कर्ज लेगा उस नेटवर्क को मुस्तहकम करने के लिए कि ये वो टेलीनॉर का जो एक स्टैंडर्ड था वो मेंटेन रह सके या वो बड़ी और मजीद कंपनीज के मुकाबले पर आ सके। तो एक ऐसी कंपनी जो पहले खसारे में अब वो मजीद कर्जे ले रही है, हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है और जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो वापस जा रही है। तो ये इस तरह कैसे हमारी ये सेक्टर और ये एक ट्रैक है, क्या ये एक राइट ट्रैक है हमारे लिए, क्या समझते हैं आप? जी बेसिकली आप जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो जिस लेवल के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ 80 लाख जो आपने पीटीसीएल की शुरू में बात की थी, उसकी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज है वो तकरीबन उसको क्या कहते हैं आपका मुल्क कंप्लीट नहीं कर सका, उसको ट्रांसफर नहीं कर सका। अच्छा। जिसकी वजह से $800 मिलियन का जो पे बिल्डे थे जी वो पेंडिंग के ऊपर चले। ठीक है जी। अब ये क्या कहते हैं रेड टेपिज्म है, नीचे क्या कहते हैं इनके पास प्रोसेस नहीं है कि जिस प्रोसेस से ये फास्टली कर सके। ये जा रहे हैं मुख्तलिफ क्या कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यूज़ करना और नीचे जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको उसके ज़रिए किस तरह से इसको एग्जीक्यूट कराना है, वो एग्जीक्यूशन पॉलिसीज इनके पास मौजूद नहीं है। और एग्जीक्यूशन पॉलिसीज जब इनके पास मौजूद नहीं है और इसके साथ साथ आप हमारे मुल्क में देख रहे हैं कि एनर्जी प्राइसेस का इजाफा हो रहा है और इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम जो है ना वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ यहाँ से जा रही है बल्कि यहाँ पे क्या कहते हैं जो हम जा रहे हैं उनको आई डोंट नो हम क्या पिच कर रहे हैं कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ लेके आएंगे, जबकि हमारी ग्राउंड कंडीशंस इस काबिल नहीं है कि हम उनसे जो कमिटमेंट्स कह रहे हैं उनको फुलफिल कर सकें। तो डॉक्टर साहब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये इस पूरे सिनेरियो में इसका क्या रोल होता है? ये क्या इसकी अप्रूवल के बगैर ये इस तरह की डील्स मुमकिन है और ये क्या पीटीसीएल पर ये कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट कर सकता है कि मुल्क के मफाद में आप बैक ऑफ हो जाएं और कोशिश करें हुकूमत के टेलीनॉर को वापस लाया जा सके और उनको बहाल किया जा सके? क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए पॉसिबिलिटीज़ तो हर चीज़ है, विल की ज़रूरत होती है, पॉलिटिकली विल की ज़रूरत चाहिए आपको और आपको डाउन द लाइन आपको जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर भी कोई विल चाहिए। यहाँ पे जो हमारा जो ओवर रेगुलेशन है, एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है ओवर रेगुलेशन का। हमने इतनी चीज़ें बढ़ा दी हैं, टैक्सेशन इतनी बढ़ा दी है, इतने हमने जिसे कहते हैं कि एनर्जी के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो हमारे अपने जो लोग हैं उनके जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो कितनी इजाफा हो चुका है। हमारा अपना जो बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस है उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है इस चीज़ को करते हुए भी, और फिर उसको उनको प्रॉफिट भी देना है, उनको प्राइस को पे भी करना है। तो ये हमारा पहले अपने ग्राउंड वर्क को जो ना वो कंप्लीट करना चाहिए कि बेसिकली जब कंपनी आती है वो अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखती है ROI, क्या हम उसको इतना ROI प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या हमारे लोगों के पास इतना पैसा मौजूद है कि वो उनकी प्रोडक्ट है या उनकी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें।
ठीक है, अगर हमारे लोगों के पास इतना पैसा बैकग्राउंड में नहीं होगा, हमारी परचेज पावर नहीं होगी, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर जो प्रोडक्ट्स लेके आएगा वो किस तरह से उसकी सेल होगी, किस तरह से वो अपना ROI को कंप्लीट करेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बेशक हमारे मुल्क को ज़रूरत भी है, हमारे लोग कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये ग्राउंड वर्क हमारा कंप्लीट नहीं होगा, नीचे आपकी जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी देखती है, जैसे फॉर एग्जांपल 35% आपके लोकल जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ कभी इम्प्लीमेंट हमने होती देखी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन, कुछ रूल्स बन जाते हैं लेकिन उनकी जी, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ये वाली चीज़ें जब तक हम अपनी जिसे कहते हैं कि कुबला दुरुस्त नहीं करेंगे, ठीक है। उस वक्त तक हम चलें डॉक्टर फॉरेन साहब, साथ ही आप इन्वेस्टमेंट को। रहिएगा ज़रा, इश्तियाक के साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात भी हैं, ज़रा उनसे हम थोड़ी सी उनकी भी राय जानते हैं कि इश्तियाक साहब, ये अभी $3 अरब जो कि कंपनी पाकिस्तान में लेकर आई हो, अगर वो इस तरह से पाकिस्तान एग्जिट करेगी और पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा जिसमें दीगर शेयर होल्डर्स भी मौजूद हों, लेकिन वो फिर कर्जे लेकर उस कंपनी को जो नुकसान हुआ है उसको वो ओवरकम करने की इस वक्त PTCL कोशिश कर रहा है, तो इसमें आप बताइएगा ये इत्तलात चूँकि 26% की शेयर होल्डर है, उसका कितना इसमें एक मेजर शेयर होना चाहिए जो ये डील हो रही है, और अगर हमें टेलीनॉर को वापस बहाल करना है यहाँ पर तो उसके क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या कर रही है, क्या करना चाहिए उसको, वरना इस तरह तो ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर जाती रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज हो रही है कि SIFC जो है वो एक बहुत मोतबर अदारा है जो इन तमाम चीजों को देख रहा है। पहले ये होता था कि ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे, वो ये बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था और लोग जो थे एग्जॉस्ट होके चले जाते थे। बट SIFC जो है, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर आर्म फोर्सेस के लोग भी इन्वॉल्व हैं और क्विक डिसीजन उसके अंदर लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद यह है कि पाकिस्तान के अंदर खास तौर के ऊपर एग्रीकल्चर पर, माइनिंग के ऊपर, इन जगहों पे इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से आ रही है। अब आपका ये जो सवाल जो है, देखिए इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो मशाकिल का ख्याल फ्रॉम है, क्योंकि ये देख रहे हैं आपकी यूक्रेन वॉर हुई, उसके बाद अब ईरान का मसला चल रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। यूरोप बहुत प्रॉब्लम में आया हुआ है, कंट्री जो थी लाइक यू, आप उनको देखेंगे कि वो भी प्रॉब्लम के अंदर, इसके अंदर इकोनॉमी उनकी आई है, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा हुआ है, इंटरेस्ट रेट बहुत बड़े हुए हैं। लेकिन कई कंपनियां जो हैं वो, उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से वो जो है वो कंसोलिडेट करें अपने बिजनेस को। तो इसके अंदर ये जरूर हुआ है कि कुछ कंपनियों ने पाकिस्तान से पुल आउट किया है, मगर कुछ नए लोग भी आ रहे हैं, खासतौर पे सऊदीया, UAE जो है, वहाँ से बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हमारी एग्रीकल्चर के अंदर और माइनिंग के अंदर जो है। और इस साहब, जो कंपनीज पुल आउट कर रही हैं, अब अगर उनको जो गवर्नमेंट ओन्ड इदारे हैं अगर वो उनको ओन करेंगे या उनको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे तो बोझ तो फिर हुकूमत पर ही पड़ता रहेगा। जिस तरह PTCL ने टेलीनॉर को खरीदने की कोशिश की, अब उसके लिए एक कर्जा $400 मिलियन का वो हासिल कर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से, एक वो कर्जा $500 मिलियन का ले रहा है ताकि उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सके। तो इतने बड़े बड़े कर्ज लेकर आप उन कंपनीज को ओवरकम कर रहे हैं जो कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर लेकर जा रही हैं, तो ये गवर्नमेंट का राइट ट्रैक है? गवर्नमेंट को इस ट्रैक पर चलना चाहिए या कोई और किसी अदर ऑप्शन पर जाना चाहिए? फिर देखिए, पहले तो कोई बैंक भी या कोई इदारा भी जब तक आपको कर्जा नहीं दे सकता, जब तक वो उसकी फिजिबिलिटी नहीं देखता। ये टेलीनॉर वगैरह की जो आप बात कर रहे हैं, इनके बड़े अच्छे प्रॉफिट्स हैं और उन्होंने बड़े अच्छे प्रॉफिट्स ओवर द पीरियड लिए हैं। तो अगर कोई बैंक भी इसको दे रहा है और तो वो उन्होंने इसकी फिजिबिलिटी जो है वो उसको स्टडी की है और ये देखा है कि क्या ये हम जो लोन दे रहे हैं वो रीपेएबल है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल है हमें इसमें नहीं घुसना चाहिए। और देखिए, कोई भी जो बड़ा बिजनेस होता है उसमें ये नहीं होता कि वो पूरा का पूरा जो है कोई स्पॉन्सर्स जो हैं वो उसको डालते हैं। उसके अंदर डेफिनेटली आपको जो है वो बैंक से लोन लेना पड़ते हैं, चाहे छोटा बिजनेस हो, एक इंडस्ट्री हो, या जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं टेलीनॉर की बात हो रही है इसके अंदर। तो बैंक अगर कोई कर्जा उसके अंदर दे रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने तमाम उसके एसेट्स भी देखे होंगे, उसकी इनकम भी देखी होगी। ये मुझे मालूम है कि टेलीनॉर जो है अरबों के अंदर वो प्रॉफिट्स जो हैं उनके आ रहे हैं और अगर वो कोई कर्जा लेते हैं तो उसके अंदर वो पे कर। ठीक है, अच्छा पहले ये सवाल मैं आपसे कर लूँ, फिर इजहार साहब से भी करूंगा। तो ये
जो ये सेमी गवर्नमेंट टाइप के इदारे होते हैं जिसमें प्राइवेट कंपनीज़ के भी शेयर्स होते हैं, इस तरह PTCL में 26% शेयर होल्डर एतसलात है। अब अगर ये टेलीनॉर को ख़रीदने तो ये 108 अरब की डील हुई, तो ये पूरा का पूरा PTCL क्यों अदा कर रहा है जो 26% का शेयर होल्डर है? क्या ये उसका काम नहीं है कि 25-26% वो भी अपना हिस्सा डाले ताकि एक जो सरकारी इदारा है, जो सरकारी शेयर है, उस पर से वो लोड कम हो सके? देखिए, पहली बात तो ये बतलाऊं कि ये वन मैन शो नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो डिसाइड करते हैं। इसका एक बोर्ड है जिसके अंदर इस्तेफालात के जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बैठे हुए हैं। मैं खुद उनके MD से जो कि UAE के नेशनल है उनसे कराची के अंदर एक आध बार मेरी मुलाकात भी हुई है। अच्छा। तो जो भी डिसीजन लिया गया है वो डेफिनेटली कंसेंसस से जो है वो लिया गया है। ये मत सोचें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया कि हम जी इसको टेलीनॉर को लेंगे तो इतने अरब रुपए वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डाल रही है। नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं डाल रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना जो शेयर है उनका इसके अंदर हमारा PTCL के अंदर है वो ना वो डालेगी, बाकी जो है वो डेफिनेटली जी जो है इस्तेफालात जो है जो UAE की मदर कंपनी है वो डेफिनेटली इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। मगर ये कंसेंसस से डिसीजन लिया गया है जिसमें उनके डायरेक्टर्स जो थे उनकी कंसेंट भी शामिल है इसमें। ठीक है, अच्छा साथ रहिएगा इश्तियाक साहब जी। डॉक्टर एजाज साहब, आप जरा इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि ये फिर ये कैसे काम करता है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये प्रोग्रेस कैसे होती है? मैं सर के जो सवाल था उसके ऊपर जिन्होंने जवाब दिया उसके ऊपर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो टैक्सेशन है, जैसे सुपर टैक्स हमने पॉलिसीज के अंदर डाला कि सुपर टैक्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं और जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अभी भी देखें, अगर आप जनरली आप अखबार उठा के देखें, प्रिंटेड मीडिया उठा के देखें, खबरें के देखें, तो ज़्यादातर हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से जो है ना लोग इन्वेस्टमेंट के लिए नई कोशिश करते हैं या नहीं आते। जाहिर बात है ये जो खबरें हैं ये इंटरनेशनल जो भी इन्वेस्टर होगा उसको पता होगी। वो एक स्टडी करके आता है कि जी आपकी पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, अनसर्टेनिटी कितनी है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मैं इसको सस्टेन भी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, उसके बाद आपकी वो जो माशी पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर भी वो देखता है कि जी कितनी टैक्सेशन है, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस क्या हैं, जो मेरी प्रोडक्ट है वो लोग खरीद भी सकेंगे या नहीं। ठीक, और अगर जो सर ने एक बात की थी कि करेंटली जो अभी खासतौर पे जो वर्ल्ड इकोनॉमी का कंडीशन है और ओवरऑल जो रीजन है, मीना का रीजन है पूरा, वो सारा वॉर के अंदर है, इसकी वजह से भी इफेक्ट्स हमारे सिस्टम पे आ रहे हैं जी। और महंगाई जैसे बढ़ रही है। हम अगर इसको कहें कि वो अगर ये सोच रहा है कि मैं शुरू में बात की थी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा, तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टेबिलिटी के साथ ये नहीं कहती कि हाँ जी ये गवर्नमेंट अगले 5 साल या अगले 10 साल तक जना चलेगी और ये जो हमारी माशी पॉलिसीज़ हैं, जो टैक्सेशन है, जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहेंगी, उस वक्त तक जना कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार यहाँ होगा नहीं। अच्छा, सही। तो मेरा जो अपना कंसर्न है तो ये है कि मुल्क की स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो इश्तियाक साहब, ये अभी ज़ाहिर $3 अरब की जो सरमायाकारी है छोटी तो नहीं होती, ये अगर मुल्क से मुकम्मल तौर पर चली गई या चली जाए तो इसका इम्पैक्ट एक इंटरनेशनली कितना ख़राब पड़ेगा? चूँकि इस वक्त तो हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, गो कि SIFC बड़ा बेहतरीन काम कर रही है, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट भी मुख्तलिफ सेक्टर्स में आ रही है, लेकिन ये एक इंप्रेशन भी तो क्रिएट होगा ना कि पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनियाँ अपनी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट निकाल कर ले जा रही हैं वापस। देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी कंट्री के लिए। पाकिस्तान में देयर इज़ नो डाउट कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो नहीं है, इसकी वजह से कई फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल पाकिस्तान में फील नहीं कर रहे। वो इंडिया, चाइना, इन जगहों पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ये तो इसमें तो कोई जी टू वे नहीं है कि 1-2 साल से जो हमारी ये प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल चल रही हैं, जो सेटल नहीं हो रही हैं, ये हमारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं है इस वक्त के अंदर। और डेफिनेटली अच्छी चीज़ होती है कि अगर ये फॉरेन कंपनीज जो पाकिस्तान से पुल आउट कर रही हैं वो नहीं करती, मगर इसमें घबराने की इतनी बात नहीं है क्योंकि कंपनीज जाती भी रहती हैं और नई कंपनीज जो हैं वो आती भी रहती हैं। और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि वो हमारा रेट ऑफ
जो रिटर्न है वो इस वक्त यूरोपियन कंट्री से बहुत ज्यादा है। अच्छा इश्तियाक साहब, ये कदर कलामी की माजरत, लेकिन बस इसमें कंसर्न सिर्फ ये है कि वो जो ये कुल मिला के जो रकम अभी मैंने जो कोट की कोई $900 मिलियन के करीब, ये अगर हुकूमत पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा हो जाएगी PTCL पर लोड की सूरत में, तो वो हुकूमत पर एक और बोझ पड़ जाएगा। बस वो नुक्ता ये था असल में। नहीं, इसके ऊपर हुकूमत, देखिए मैंने फिर आपसे ये कहा कि 100% जो है PTCL को जो है वो हुकूमत ओन नहीं करती है। इसके अंदर यूई की जो कंपनी है इस्तेसालात, उनका भी शेयर है, 26% उनका शेयर है, 12% जो पब्लिक शेयर्स होते हैं वो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं इसमें। हाँ जी, तो वो क्या हो रहा है कि वो भी इसके अंदर डिसीजन के अंदर शामिल है, क्योंकि टेलीनॉर जो ली जा रही है इसका जी अरबों का प्रॉफिट है, इसके करोड़ों इसके जो हैं सब्सक्राइबर हैं, तो एक अच्छी इनकम है। और ये असल में इत्तसालात पर जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि पिछले 10 साल में वो पहले ही हुकूमत के वाजिबुल अदा $800 मिलियन से ज़्यादा का वो एक डिफ़ॉल्ट है, तो वो एक जो इशू आ रहा है इसमें असल में ये है कि फिर इसमें भी ये अपना रोल प्ले करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करते तो फिर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान अपनी जगह मौजूद है। नहीं, देखिए आप डिफॉल्ट नहीं कह सकते कि वो डिफॉल्ट कर गए हैं, थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से जो सेटल नहीं हुई हैं और उन्होंने वो पेमेंट नहीं की है। इट्स नॉट कॉल्ड डिफॉल्ट, पास पैसे नहीं है पे करने के लिए। उन्होंने एक बिजनेस डील की थी, उसके अंदर उनको कुछ पेमेंट करनी थी और उसके अंदर बाद में ये हुआ कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं जो अभी तक सेटल नहीं हुई हैं। और दोनों हुकूमतें, हुकूमत पाकिस्तान भी और यूएई की हुकूमत भी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो जो जिसकी वजह से ये अमाउंट वहां से अभी तक नहीं आया है वो आ जाए यहाँ पे। अच्छा तो इस तरह ये सेटलमेंट होने के बाद फिर वो अमाउंट आपको लगता है, उम्मीद है कि वो अमाउंट आएगा, क्योंकि वो भी एक ह्यूज अमाउंट है जो कि ड्यू है उन पर। अब देखिए जी, इसकी मुझे इतनी ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं मालूम है, मगर मुझे ये जरूर मालूम है कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे बैठे हुए हैं और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ही एक डिसीजन लेते हैं और जब वो डिसीजन लेते हैं तो उनको मालूम होता है कि जी हमने कितना अमाउंट इसमें इंजेक्ट करना है, कितना अमाउंट हमने बैंक से लोन लेना है, उन सब की कंसर्ट जो होती है वो शामिल होती है। आई डोंट नो एग्जैक्टली। और फिर देखिए ये काफी लिक्विड कंपनी है PTCL जो है हमारी, इस वक्त इनके अंदर अरबों के जी लिक्विडिटी जो है वो इस वक्त मौजूद है, मतलब ये काफी लिक्विड हमारी एक कंपनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि जी जिस दिन पे मतलब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी वो हमारे 800 मिलियन का जो प्रॉब्लम्स है जो अभी तक पे नहीं हुआ है हमें, तो वो भी हो जाएगा। मगर साथ साथ आप ये देखिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी कोई उनको प्रॉफिट्स डिक्लेयर उनको नहीं दिए। हालांकि प्रॉफिट्स हुए हैं मगर क्योंकि ये $800 मिलियन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको अभी वो उनका जो पे करना होता है वो अभी तक उनको पे नहीं किया है और वो अभी तक मेरे ख्याल से है कंपनी के अंदर ही मौजूद है वो अमाउंट जो है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक बेग साहब, डॉक्टर इजहार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और कराची में छोटे ताजरों का एहतजाज अब बढ़ता जा रहा है और कराची चैम्बर ने भी इस एहतजाज की हिमायत का ऐलान कर दिया और इसी एहतजाज के नतीजे में कराची की जो सबसे बड़ी मार्केट है होलसेल मार्केट वो भी बंद है और अब वज़ीर आज़म से ये मुतालबा है कि विद होल्डिंग टैक्स को छोटे ताजरों पर से हटाया जाए। अब इनके जो मुतालबात हैं किस तरह से ये पहुँचाएंगे वज़ीर आज़म तक और इस एहतजाज के दायरे को आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा, इस सिलसिले में बात करेंगे। कफ़ील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब जो चेयरमैन है कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कफ़ील बताइएगा पहले ज़रा, आज ये मार्केट्स बंद हैं, कराची चैम्बर ने भी हिमायत का ऐलान किया है, तो इससे थोड़ी तक़वियत मिली है कराची के ताजरों को अपने एहतजाज में? देखिए, कराची होलसेल मार्केट आज एक मरतबा फिर इससे कबल जो है वो 3 रोज़ की हड़ताल जो है वो की गई थी लास्ट वीक के अंदर और आज 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद की गई और तमाम जो छोटे बड़े ताजिर हैं और उसके अलावा जो उनके प्रेसिडेंट है वो आज कराची चैम्बर पहुंचे थे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने और उनका बुनियादी मकसद ये था कि जो कराची चैम्बर है वो छोटे ताजिरों की आवाज़ नहीं बन रहा है और उन्होंने जो उनके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम, उनका जो है ये कहना था कि जो जुबैर मोतीवाला हैं वो हुकूमती ओहदा रखने के बाद जो है वो छोटे जो ताजिर हैं उनको बिल्कुल नहीं सुन रहे और उनकी आवाज़ नहीं बन रहे हैं, तो लिहाजा वो यहाँ पहुंचे थे और उनका इस मौके पर जब कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट इफ्तिखार शेख ताजिरों से मिलने के नीचे आए हैं तो मीडिया से गुफ्तगू हुई और उस दौरान उन्होंने एक अहम बात ये बताई कि जो छोटे ताजिर हैं उन पर जो 60,000 रुपए टैक्स आयद किया गया है उससे वो मुस्तरद कर दें कराची चैम्बर और उसकी किसी तौर पर भी लागू
जो है वो नहीं करने देंगे। उनका कहना था कि गवर्नमेंट इस बात को जो है वो रिविजिट करे और देखे। तो आप इस मौके पर जो होलसेल मार्केट के सदर हैं अब्दुल इब्राहिम, उनका कहना है अब्दुल रऊफ साहब तो हैं हमारे साथ अभी मौजूद और क्या कितानी पर वो मुतमईन है, उन्हीं से जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया, कफील हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। अब्दुल रऊफ साहब, अब ये इफ्तिखार शेख साहब ने जिस तरह आप लोगों को आके ब्रीफ किया और जिस तरह उन्होंने अज़म जाहिर किया कि आपके मुतालबात को वो पूरा करवाएंगे, आप हैं मुतमईन? उस यकीनदानी पर यकीन कर लिया आपने? देखें, जैसे कि शेख इफ्तिखार साहब ने बताया हमें, लेकिन हमारा लम्हा फिक्रिया है ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। पहले सिराज कासम तेली मरूम हुआ करते थे, वो ताजिरों की आवाज बनते थे और उनकी आवाज सुनते थे। लेकिन ये जुबैर मोतीवाला साहब जो सरपरस्त आला हैं, उनके BMGN के सरबराह हैं, वो एक ओहदा, 2 ओहदे रखे हुए गवर्नमेंट का और के इलेक्ट्रिक में। तो आप ये बताएं, क्या उनके लिए आवाज ये बुलंद कर सकते हैं? नहीं। और ताहयात इन्होंने ओहदे कायम किए हुए हैं, जिसकी वजह से अवाम की आवाज पहुंचती नहीं है, स्टेक होल्डर को बुलाया ही नहीं जाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अच्छा। जब मैंने 3 दिन की हड़ताल की पूरे पाकिस्तान में, तो उन्होंने बुलाना भी पसंद नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमें मिलना ही नहीं आप। अच्छा। तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जब चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, उनको तो ये कुछ ही बात समझते ही नहीं है, बोलते हैं अना मेरी है। ये जब तक अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने काम नहीं करेगा, अपने या वजीर आजम हो या वजीर आला हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो, वो उनसे खुद ही मिलते हैं। तो रऊफ साहब ये बताएगा कि इफ्तिखार शेख साहब भी तो प्रेसिडेंट है ना, वो आपको एज कराची प्रेसिडेंट अगर कोई गारंटी कर रहे हैं, तो फिर उनकी बात में कोई ऑथेंटिसिटी है, उस पर आप लोग यकीन कर रहे हैं? आज उन्होंने बात की है। हमने जब स्ट्राइक के टाइम की 3 फोन किए थे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट को और जुबैर मोतीवाला, दोनों ने नहीं फोन उठाया था। लेकिन ये तो लम्हा फिक्रिया था कि जब वजीर खजाना साहब आए हुए थे, तो खिलौने के ताजिर को उधर बिठाया गया। जब स्टेक होल्डर ही शामिल नहीं है, पॉलिसीज का जो जिसके ऊपर भी होल्डिंग टैक्स लग गया है, राइस पे लग गया है, अब मैन्युफैक्चरर पे लगा हुआ है, तो जब इतनी महंगाई हो जाएगी कि कोई भी चीज आप लेने जाएंगे तो ग्रोसरी आइटम 25% ऊपर बिकेगा। क्या इनको सोच नहीं आती? ताजिर जो स्कीम 60,000 रुपए महीना अगर कोई ताजिर छोटा भरेगा तो कहाँ से बिजली के बिल भरेगा, वो कहाँ से बच्चों की फीस भरेगा और वो कहाँ से बच्चों को। लेकिन अब्दुल साहब ये बताएगा कि विद होल्डिंग टैक्स तो ये ताजिरों पर लगाया जा रहा है ना, इससे महंगाई में क्यों इजाफा होगा? ये आप आम सारिफ तक तो नहीं इसको ट्रांसफर करेंगे ना? ये आम सार्फिक पे जाएगा, ऐसी बात है। अगर विद होल्डिंग टैक्स एसेंशियल आइटम पे नहीं किया गया तो ये महंगाई को जन्म लेगा और इतनी महंगाई हो जाएगी कि जो ग्रोसरी लेते थे 25,000 की। अच्छा अब्दुल साहब, ये एक जरा क्लियर कीजिएगा, ये जो 60,000 रुपए का टैक्स लगाया गया दुकानदारों पर, ये तो उनकी इनकम पर है ना, जो वो कमाएंगे उसमें से टैक्स देंगे। ये टैक्स वो आम सारिफ से क्यों लेंगे? मैकेनिज्म कुछ तो हो ना। कोई अगर छोटी दुकान वाला बड़ा कारोबार कर रहा है, मैं मानता आपकी बात, तो चलो टैक्स ले लिया आपने। अब वो बड़ी दुकान वाला खाली बैठा है, सबको एक ही लाठी से करेंगे आप? ऐसे तो नहीं, नामुमकिन है। उसके ऊपर ये किया गया है कि इंपोर्ट पे आप विथ होल्डिंग एजेंट बना दिया गया, ठीक है, मान लिया हमने। अब विथ होल्डिंग एजेंट बनने के बाद भी उसकी इंक्वायरी खुलेगी। अब होलसेलर जो अपने 50 या 100 कट्टे बेचता है या बोरिया बेचता है, वो तो अपना मेंटेन ही नहीं करता हिसाब। अब इससे पहले तो नोटिस आ गए हैं। मुझे आप बताएं कि वो बेचने को तैयार नहीं है, इंपोर्ट करने को तैयार नहीं है। एक्सपोर्टर, वो अभी राइस एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा। वो आप पूछे क्यों नहीं हो रहा? कि जी 1% उस पर टैक्स था, इसको टैक्स रिजिम में ले आया गया। और जब आप मूंजी होती है जो चावल की, उस राइस मिल पे जाती है, तो राइस मिल पे भी विथहोल्डिंग लगा दिया गया। अब आप आगे जाएंगे तो वहां भी आप ब्रांडेड होगा कोई आइटम, तो 18% GST है चावल पे, तो अब दालों पे ये किस तरह होगा मामला? वैसे ही तनख्वाहदार तबका कहाँ से पहले डायरेक्ट टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, वो बिजली के बिल भर रहा है, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? भाई मुझे तो नहीं समझ में आती। अब्दुल साहब चलेंगे, अब कराची चैम्बर अगर आपकी आवाज नहीं बन रहा, आपकी आवाज आगे नहीं पहुंचा रहा, तो फिर ये एहतजाज, ये हड़ताल इसी तरह चलती रहेंगी? पहले 3 रोज आपने किया, अब आज 3 घंटे किया, आगे क्या करेंगे?
मैं आपको बताऊं, शेख इफ्तिकार बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसकी सुनता कोई नहीं है, इसलिए कि वो जुफेर मोती वाला साहब किसी बातें नहीं आने देते। जब तक निजाम नहीं सुधरेगा, हमारे हुक्मरान नहीं सुधरेंगे, ये तो निजी इदारा है, यही सियासत चली जाती है, तो आपसे ताजिरों की कौन आवाज सुनेगा? सही, कोई नहीं सुनता भाई। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।